हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को। मैंने इसमें टोटल 20 से 25 एमसीक्यूज इस सेशन में रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा पहला क्वेश्चन है, विद्यालय अनुशासन का एक प्रमुख लाभ क्या है। जो विद्यालय अनुशासन है उसका प्रमुख लाभ क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास शिक्षक की ताकत का प्रदर्शन। तो ऐसा तो नहीं होता है, शिक्षक की ताकत का प्रदर्शन से तो इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है छात्रों का मनोबल कम करना, ये भी अपने आप में रॉन्ग है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये कुछ सही है। अगला है छात्रों को नियंत्रण में रखना, तो केवल छात्रों को नियंत्रण में रखना तो कक्षा अनुशासन का एक लाभ नहीं हो सकता ना। छात्रों को नियंत्रण में रखते हुए जो शिक्षण की जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप से चले और साथ ही साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी मेंटेन हो, ये हमारा जो क्लासरूम डिसिप्लिन है इसका मेन एम होता है। जो तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952 में बना था, 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा था मुदालियर आयोग। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हमारा मुदालियर आयोग, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने स्पेशली जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें अपनी सिफारिशें दी थी, उसके सुधार के लिए, उसकी क्वालिटी में सुधार के लिए इसने काम किया था, इसलिए इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की थी। तो थोड़ी बात करते हैं कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग हमारा बना था 1964 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की थी 1966 में। साथ ही कोठारी आयोग का दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी। और कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जिसने प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो सिफारिशें हैं वो दी थी। और साथ ही साथ कोठारी आयोग ने भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति है उसकी सिफारिश की थी। और कोठारी आयोग ने ही 10+2+3 वाला जो फॉर्मूला है वो दिया था, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया था और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की ये बात करते थे, इसलिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात ये करते थे। और ये वहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है हमारी, उसको अनिवार्य करने की सिफारिश करी थी किसने, कोठारी आयोग ने। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है छात्रों को नियंत्रित करना, केवल नियंत्रित करना तो इसका उद्देश्य नहीं होगा। अध्ययन सामग्री को सिखाना नहीं, अध्ययन सामग्री को सिखाना, छात्रों को नियंत्रित करना, शिक्षक का सम्मान करना, ये तीनों कक्षा अनुशासन के पार्ट जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाना। अगर जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, वो सकारात्मक होगा, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो सीधे सीधे वो नियंत्रित भी होगा, वो जो अध्ययन सामग्री है उसको सीख भी लेगा, वो टीचर्स का भी सम्मान करेगा, जो उसका पीयर ग्रुप है उसका भी सम्मान करेगा। तो मेन जो फोकस है, जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कक्षा अनुशासन को, वो यही होना चाहिए कि जो सीखने का वातावरण है उसको किस प्रकार से पॉजिटिव बनाया जा सके और बच्चे को हमेशा मोटिवेट किया जा सके। मतलब बच्चा ऐसा ना हो कि वो नीरस हो क्लास में, वो एक मोटिवेटेड बच्चा और साथ ही वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। ये हमारा क्लासरूम डिसिप्लिन का मेन एम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार का सुझाव नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, दिया की बात नहीं हो रही। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सैम पित्रोदा। कब बना था, 2005 में। और जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था उस समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अभी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ है, तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है आपके पेपर में आए।
तो ऑप्शंस की बात करते हैं कि कौन सा किस क्षेत्र में सुधार का सुझाव इन्होंने नहीं दिया, ये पूछा गया ना। तो उच्च शिक्षा में तो इन्होंने बात करी थी, उच्च शिक्षा में सुधार का सुझाव दिया था। ई गवर्नेंस तो हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को ही इसका श्रेय देते हैं कि इन्होंने भारत में ई गवर्नेंस ये सारी चीजें लाई। भाषा लैंग्वेज की भी इन्होंने बहुत बात की थी, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की इन्होंने बात करी थी। लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं, वहां पे इनका कोई ध्यान नहीं गया था, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इन्होंने बात नहीं करी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी के तहत आने वाले विश्वविद्यालय कौन से हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। तो ये जो यूजीसी है हमारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज को देखता है। तीनों ही यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, सेंट्रल हो या राज्य विश्वविद्यालय है, सभी को ये मानक निर्धारित करता है, सभी के लिए, सभी को अनुदान देता है जो इसके अंतर्गत है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है? ठीक है, सबसे प्रभावी मानी जाती है कौन सी तकनीक? छात्रों को दंड देना? नहीं, ये नेगेटिव है। कक्षा के नियम बनाना? तो केवल नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, उन नियमों का पालन करना, उनका महत्व बनाना, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। अभिभावकों को सूचित करना? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो कक्षा अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो सबसे प्रभावी तकनीक होगी वो होगी सही व्यवहार को प्रोत्साहित करना। जो सही चीजें हैं, जो सही मानक हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको प्रोत्साहित करना, बच्चों को उनके बारे में बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, किसके तहत काम करता है? ये किसके अंदर काम करता है? तो ये हमारा करता है यूजीसी के अंदर काम करता है ना। नेक हमारा यूजीसी के अंतर्गत काम करता है और ये विश्वविद्यालयों को क्या देता है? ग्रेड देता है। कौन? नेक, ये रैंकिंग उनको प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यूजीसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है, कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है? कौन से इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम संचार नहीं कर सकते हैं? रेडियो, रेडियो तो संचार का एक माध्यम है। समाचार पत्र काफी अच्छा माध्यम है संचार का। पुस्तक पुस्तिकाएं, ये भी हमारा संचार का माध्यम है। लेकिन ध्यान, ध्यान हमारा संचार का माध्यम नहीं है, तो नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग को सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है? एनसीईआरटी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या हार्टंग आयोग? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, इसका ही दूसरा नाम क्या था? सैडलर आयोग। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टू वे कम्युनिकेशन का उदाहरण? टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे दो लोग संचार कर रहे हैं, आपस में परस्पर संचार कर रहे हैं। रेडियो पर समाचार सुनना? नहीं, ये तो वन वे है। शिक्षक और छात्र के बीच चर्चा हो सकता है। टेलीविजन देखना वन वे है। विज्ञापन पढ़ना वन वे है। लेकिन यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट आपस में वार्ता कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा फीडबैक दे रहा है, देन सामने वाला सुन रहा है। ये हमारा क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिक्षक और छात्र के बीच चर्चा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा था, क्या कहा था, कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? तो ये कहा था हमारा राधा कृष्णन आयोग ने। और राधा कृष्णन आयोग ने महिलाओं की शिक्षा के बारे में, महिलाओं को इक्वल लाने में पुरुषों की काफी सारी अपनी सिफारिशें दी थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। ये कोटेशन किसका है? राधा कृष्णन आयोग का है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए संवाद की कौन सी तकनीकें सबसे प्रभावी होती हैं? कौन सी होती हैं कम्युनिकेशन की सबसे बेस्ट तकनीक, जिससे क्लास में डिसिप्लिन भी बना रहे? केवल शिक्षक का बात करना? तो ये तो बिल्कुल वाली बात होगी ना, इसमें प्रजातंत्र वाली तो कोई बात ही नहीं रही है, तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग हो गई, तो ये तो गलत हो गया। छात्रों को अनदेखा करना, ये भी नेगेटिव है। कड़ी सजा देना, सजा तो आप दे ही नहीं सकते, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा छात्रों की बातों को सुनना और उनका सम्मान करना। ये ही संवाद की सबसे बेस्ट टेक्निक है। सामान्य जीवन में भी, ये तो चलो छात्र और शिक्षक की बात हो रही है, अगर दो लोग हैं उनके आपस में बात हो रही है, एक अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी क्या होती है कि दोनों की बातों को सुनकर सामने वाली बात को भी सुनो, उसका सम्मान करो, उसके बाद जो भी आपकी प्रतिक्रिया है उसको दो। सेम यही बात हम छात्र और शिक्षक के बारे में भी अगर लागू करें तो यही बात सबसे सटीक बैठती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की सिफारिश की थी, मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? एनसीईआरटी ने करी थी? नहीं, एनसीईआरटी ने तो नहीं करी थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने? जी हाँ। इसकी स्थापना की सिफारिश, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन है, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को। इसकी सिफारिश करी थी हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के लिए बाधा क्या हो सकती है? क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? भाषा की समस्या? जी हाँ, ये कम्युनिकेशन है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने वाले को हिंदी समझ नहीं आती है या इंग्लिश समझ नहीं आती है, श्रोता का ध्यान न देना, आप बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला सुन नहीं रहा है, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। नॉइज इतना ज़्यादा है कि आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है रिसीवर तक, या रिसीवर की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सारे ही रीजंस जो हैं, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संचार के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ताकि एक बहुत अच्छा शिक्षण हो, संचार नहीं, सॉरी, प्रभावी शिक्षण के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन को लागू करना? सिर्फ अनुशासन लागू करके तो टीचिंग नहीं हो पाएगी। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना? नहीं, इससे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा केवल पाठ्य पुस्तकों पे। छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना? स्वतंत्र छोड़ देने से क्या होगा? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं ना, उनके एक फैसिलिटेटर के रूप में या फिर एक फ्रेंड के रूप में किसी भी तरीके से आपको उनको मार्गदर्शन तो देना ही पड़ेगा, गाइडेंस तो देना ही पड़ेगा ना। तो स्वतंत्र छोड़ के भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे में क्रिएटिविटी जगेगी, बच्चा अनुशासित भी रहेगा और वो सतर्क भी रहेगा, उसको चीजें समझ भी आएंगी। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का घटक नहीं है? नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो ज्ञान का ऋणदान देखते हैं। अगला है, सभी के लिए ज्ञान तक पहुंच, ये तो इसका रिपोर्ट में था। ज्ञान संबंधी अवधारणाएं भी थी, सेवाओं का वितरण भी था, लेकिन ज्ञान का ऋणदान ये इसकी रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान का ऋणदान। अगला है, यूजीसी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है भाई यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनियन ग्रांट कमीशन है, या यूनिटी ग्रांट कमीशन है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लगने को तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि सारे ऑप्शन वहाँ पे एक जैसे लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? पहला क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन तो लास्ट में होगा। शिक्षण सामग्री का चयन? नहीं। उद्देश्यों को परिभाषित करना? हाँ। छात्र को कक्षा में बुलाना? ये बाद में होगा। आप जब लेसन प्लान बनाते थे, वहां पे भी जो स्टार्टिंग होती थी उसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सब लिखे जाते थे ना। सबसे पहले उद्देश्यों को परिभाषित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया होगा मेरे? यही ना, कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएं, ऐसे एमसीक्यूज दिए जाएं कि ये एमसीक्यूज में से एटलीस्ट एक दो एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू या फिर इनसे रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम में आए। तो ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एमसीक्यूज बनाए। तो यही मेन चीज है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो पहला चरण होगा वो यही होता है कि उद्देश्यों को परिभाषित करना, कि किस उद्देश्य से आप बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं। अगर आप बच्चे को भारत पढ़ा रहे हैं, भारत के राज्य पढ़ा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है आपका बच्चों को पढ़ाने का? तो ये हमारा शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से? यूजीसी 1956, तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन आयोग 1948, जी हाँ, राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 में हुआ था। कोठारी आयोग आपका 1964 में ही बना था। लेकिन एनसीईआरटी है जो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसका पूरा नाम है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये आपका 1962 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। और एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मेरा, राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों की भूमिका को किस रूप में देखा? मतलब राधा कृष्ण आयोग ने एक शिक्षक की परिभाषा क्या दी थी कि शिक्षक क्या है? केवल शिक्षण के रूप में नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है उसको, या फिर प्रशासनिक कार्यों में सहभागी नहीं, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा था। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायक नहीं, राधा कृष्ण आयोग ने ये भी नहीं कहा था। राधा कृष्ण आयोग का कहना था कि जो शिक्षक है वो छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक बने, एक प्रेरक बने, गाइडेंस दिए, उनको उनकी काउंसलिंग करें, एक फ्रेंड की तरह उनको जो है आगे बढ़ाए। तो छात्रों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरक, ये बोला था राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षक की डेफिनेशन को जब बात आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाचार किस प्रकार का मूल्य है? मूल्यों के प्रकार टॉपिक है ना, तो सदाचार किस प्रकार का मूल्य है? नैतिक मूल्य है, सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है? तो सदाचार क्या है? नैतिक मूल्यों की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसा। रूसा का फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत इक्विटी इनिशिएटिव्स का क्या उद्देश्य है? रूसा के कुछ इनिशिएटिव्स थे, कुछ कार्य इसने किए थे। इसमें इक्विटी इनिशिएटिव था। इक्विटी मतलब समानता, मतलब समता और समानता दो चीजें ना। समता की बात जहाँ पे होती है वहां पे हम इक्विटी की बात करते हैं, समता। तो अनुसंधान को बढ़ावा देना नहीं, इसका इक्विटी इनिशिएटिव का मेन जो उद्देश्य है वो था कि पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए शिक्षण में अवसर बढ़ाना, मतलब उनको जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाना और शिक्षण के अवसरों को समान बनाना। किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा में अवसरों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से समता लाई जाए इनमें, ये रूसा का मेन एम था इक्विटी इनिशिएटिव के तहत। अगला क्वेश्चन है, रूसा किसके तहत कार्य करता है? मतलब किसके अंडर जो रूसा है वो अपना काम करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, इसके तहत करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर कृषि मंत्रालय? तो जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके अंडर कार्य करता है कौन? रूसा। और रूसा कब आया था ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए। और ये क्वेश्चंस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।